हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने रीट 2017 मैथ का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम देखते हैं 2017 रीट का सीडीपी का सॉल्यूशन 30 क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये एक अधिगम विकलांगता है जिसमें हमें लिखावट में कठिनाई शामिल होती है। ये देखिए, इसमें इन तीन में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में। तो अगर लिखने संबंधित कठिनाई है तो उसे करेंगे हम डिस्ग्राफिया। और देख लीजिए, अगर डिसलेक्सिया है तो वो होगी पढ़ने संबंधी कठिनाई है। और डिसकैलकुलिया है तो कैलकुलेशन किस में करते हैं हम, गणित में, तो ये गणना संबंधी कठिनाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। देखिए, योगात्मक का मतलब होता है दीर्घकालीन, यानी विद्यालय में जो सत्र के अंत में विद्यार्थी का प्रदर्शन देखा जाता है वार्षिक अंत में, यानी ऑप्शन डी, सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, यही इसका योगात्मक समेशन इवैल्यूएशन बोलते हैं इसे। थर्ड, हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि दी थी, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उनका कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की कौन सी श्रेणी है। तो इससे हम देख लीजिए, हॉवर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था अपना बहुबुद्धि का, इसमें 9 प्रकार बताए थे, लेकिन स्टार्टिंग में जब उसने दिया था 1983 में, तब 7 ही थे टाइप। जैसे ये हो गई भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्म, इसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, या व्यक्तिगत अन्य अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। ये तो 7 स्टार्टिंग में थी। फिर इसने 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि को भी ऐड करा इसमें, और फिर 2 साल बाद 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को भी इसमें ऐड कर दिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सी आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवादी कौशल इसके अंदर। अभी कह रहे हैं हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्नलिखित में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, यानी अवधारणा गठन में भी सुविधा होगी बच्चों को, विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा होगी, उनका संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक अध्यापक है, कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे उसने ए मान लो, न केवल यह प्रश्न पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों, यानी उनकी रीजनिंग सोच को बढ़ा रहा है वो। बी में कह रहा है उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तर, यानी एक क्वेश्चन के कई उत्तर देने और परख की तुलना में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, यानी उनकी सोच को बढ़ा रहा है, आलोचनात्मक सोच, यानी बी आंसर इसका राइट है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव जो उत्तेजनाएं होती हैं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है। तो देखिए, ये हमारे व्यवहार पे डिपेंड करेगा कि हमें सोच कैसे रखनी है। 7, समावेश, इंक्लूजन करना, शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षाओं के साथ रखना, यानी सबको एक साथ रखना है, अलग अलग नहीं करना है हमें। सर्वाधिक समय नहीं होगा, कुछ समय नहीं होगा, तो बी राइट आंसर है इसका। अभी कह रहा है एक भाषा का शिक्षक है, कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण में निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह किस प्रकार का उदाहरण है। अब दो होते हैं इसमें, एक होता आगमनात्मक तर्क, एक होता निगमनात्मक तर्क। आगमन होता है उदाहरण से नियम की ओर ले जाना, और निगमनात्मक होता है नियम से उदाहरण की ओर ले जाना। तो इसमें क्या है, ये उदाहरण से नियम निकलवा रहा है, नियम मतलब निष्कर्ष निकलवा रहा है। तो इसका आंसर ए हो गया, आगमनात्मक तर्क। अभी हो गया मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो या इड पर असर रखता है, यह क्या कहलाता है। तो वैसे तो इसका आंसर दबाव हो गया, लेकिन इसका हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। ये मनोविश्लेषणात्मक विधि ये किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी।
इसमें 3 बताए थे तत्वित ने। ईद हमारे मन के अंदर अचेतन मन होता है, ये हमारा 90% कवर करता है। और जो होता है ये अहम, ईगो जो होता है अर्धचेतन, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता। और परम अहम सुपर ईगो चेतन मन, ये ओनली 10% होता, यानी ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो अगर 4 ऑप्शन देखा जाए तो इसमें हैंस आइजेंक्स, ये इसका आंसर राइट है। आरबी केटल ने दी थी तरल बुद्धि का सिद्धांत। अगला 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। इसमें हमें ये पहचानना है कि प्रेरणा क्या है। अब जैसे ऑप्शन 7 ए है, आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। इसमें तो ऐसे कुछ लग नहीं रही। जैसे सी देखिए, छात्र से है, वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। इससे भी हमें प्रेरणा का कुछ समझ में नहीं आ रहा। डी में कड़ी मेहनत तो करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। और बी पढ़िए, छात्र भी सक्रिय है, मतलब एक्टिव है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी उसने अपना हाई मोटिव बना लिया पहले से ही, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ये उसका प्रेरणा है, तभी वो ऐसा कर पा रहा है। 12 क्वेश्चन, यदि बाह्य प्रेरणा जो बाहर की प्रेरणा है एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो अपने आप में एक अंत है, इसका आंसर बी हो जाएगा राइट। 13वां, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। तो ये क्या कहलाता है। देखो इसमें हमारा क्या है, समायोजन, नियम, कानून सब किससे है, दिमागी आरोग्यता, हमारे दिमाग के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमें क्या सोचना है। 14, एक समायोजन तंत्र में अतीत है, वर्तमान है और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप में सोचना शामिल है। तो ये क्या कहलाता है। तो ये राइट भी है, परिमेयकरण राइट आंसर है। 15 है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, यानी छात्र, स्कूल, जो ये सब किस में आ जाएगा, सामाजिक कारक के अंदर आ जाएगा। बी आंसर। सी आंसर। 16, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है, यानी समायोजन देखना है। अब देखो तीव्र उत्सुकता तो ऐसा लग नहीं रहा। बी है अपराध का जुनूनी विचार, अपराध तो इसके अंदर समायोजन को नहीं देगी। बीमारी का डर भी नहीं होगा। चिंता से मुक्त, न्यूमोटिक वह, तो 16 का डी आंसर राइट है। ये देखिए, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के व्यवहार को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। तो फिलहाल इसका आंसर जैसे बी होगा, संप्रयोग। अब इसकी थोड़ी थ्योरी देख लीजिए। 17 में ये कह रहा है, ब्लूम का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने। 3 पक्ष दिए थे इसने, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। और जो ज्ञानात्मक पक्ष दिया था BS ब्लूम ने, इसके स्तर बताए थे, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और बी दिया था भावात्मक पक्ष, ब्लूम ने, कर्टवाल ने और उन्हीं के फ्रेंड थे मसीहा। इसके भी सही स्तर थे, अभिग्रहण करना पहले, उसके बाद अनुक्रिया करना, मूल्य को आंकना, मूल्य का संधारण करना, मूल्य पद्धति का संगठन और चारित्रीकरण। सी है मनोक्रियात्मक पक्ष, ये सिम्पसन ने दिया था। इसके भी 6 पक्ष हैं, उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जॉब सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया आकलन है, यानी हमने पहले उनकी सारी चीज़ों को आंका है। मूल्यांकन मापन नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। 19, कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। यह हमें अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों हैं, लेकिन मनोप्रेरणा इसका आंसर नहीं होगा। 20, निम्नलिखित में से
कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है पर ध्यान देना। यानी हमें रटना विधि को सुविधाजनक पढ़ाना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। अदर ऑप्शन है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। बाहरी जीवन से जोड़ने पे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। अब भी है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्र करना, वो ये यानी उसकी बाहरी जीवन से जोड़ना है। डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, यानी अगला क्वेश्चन 21 है। शुरू में एक बच्चा है अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की गति क्या है? देखिए इसका आंसर तो वैसे है सी, यानी एक व्यापक है। पहले हमारे क्या था, पूरी हथेली हो गई, एक पूरी व्यापक चीज़ हो गई। उससे क्या विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, एक विशिष्ट चीज़ क्या हो गई, बच्चे की उंगली हो गई, अंगूठे हो गए, उससे काम करना शुरू कर दिया है। तो और जैसे अदर ऑप्शन है, इसमें क्या है, यह सिफेलोकॉडल प्रगति, इसे हिंदी में कहते हैं सिर से पैर की ओर गति। और प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, इसे कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अब ये सब क्या है, एक प्रकार से एकीकृत रूप में है और समग्र प्रकार से विकसित हैं, यानी बी आंसर है। और जैसे अलग ऑप्शन है बिना स्वतंत्र है, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें आंशिक। 23वां, एक बच्चा है जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बात की उम्र में भी रहेगी, यह बयान किस पर महत्व देता है? देखिए ये 2 चीज़ों पर देगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, आनुवंशिकता जो वो उसकी पीढ़ियों से चली आ रही है, और वातावरण, दोनों के नियम इस पर लागू होंगे। 24, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है, यानी हम उपयोग कर रहे हैं, अनुप्रयोग हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें श्रम का नियम लगेगा इसमें। प्रभाव और प्रबलन का इसमें कोई ऐसा है नहीं। 25 है, एक पावलव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पे, उसने न केवल मांस का प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता था, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता था तब भी कुत्ता अपनी लार टपका देता था। तो इस समृद्धि को क्या कहा जाता है? यानी अनुकूलित उत्तेजना है, यानी कुत्ते को ये समझ में आ गया था कि अगर अब नीचे कोई आ रहा है तो मेरे लिए खाना लेके आएगा, ये है इसका आंसर। 26, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। यानी ये किस में है, अंतःक्रिया वातावरण के साथ, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में है ये, ऑप्शन बी। इसकी मैंने 4 अवस्थाएं पहले बताई हुई हैं पिछली वीडियो में बाल विकास की, आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 27, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है, यानी पुराने और नए के बीच में क्या एक बैलेंस बनाना है, संतुलन करना है, और किसी से इसमें होगा नहीं। 28, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है पे ध्यान देना है? बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, यानी एक आकलन व्यक्तिगत हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये नहीं है। और अदर ऑप्शन IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, ये तो राइट है। सी क्या है, समता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, सही बात है। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, ये भी सही है। अब 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? अब देख लीजिए, इसकी 8 अवस्थाएं बताई थी, मैं इसकी थ्योरी थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हर एक थ्योरी में इसमें एक क्वेश्चन बनता है। जैसे इसकी पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी 0 से 2 वर्ष आती है।
तो इसके थोड़े आप गुण समझ लीजिए। इसमें एक गुण होता है, एक कार्य होता। इस प्रकार की अवस्था में बच्चे का गुण है आशा रहती है या उम्मीद रहती है अपने घर वालों से उसे। इसमें कार्य क्या करता है, बच्चा स्तनपान का करता है, यानी दूध पीता है वो माँ का। और सेकंड में क्या है, स्वायत्तता या स्वतंत्रता वर्सेस संदेह की अवस्था 2 से 3 वर्ष की है। इसका गुण क्या है, इसमें इच्छा शक्ति होती है, बच्चे के अंदर संकल्प होता है। इसमें कार्य क्या करता है, वो टॉयलेट या ट्रेनिंग सीखता है। इस थर्ड वाले में पहल, आत्मबल या अपराध की अवस्था 3 से 6 वर्ष है। इसमें बच्चा क्या है, वातावरण की खोज, नवीन कार्य या अन्वेषण, हर कार्य में उत्सुकता दिखाना है। इसमें गुण क्या है, उद्देश्य की प्रवृत्ति होती है। वो कार्य क्या करता है, बच्चा इसमें खेलने पे ज़्यादा फोकस करता है इस वाली एज में। चौथा वाला क्या है, परिश्रम वर्षनहीनता 6 से 12 वर्ष है। इसमें क्या है, शिक्षण का साथ मिलता है बच्चों को, क्योंकि बाल्यावस्था की यही एज होती है। इसमें कार्य क्या करता है, विद्यालयी कार्यक्रम में ज़्यादा भागीदारी रहती है उसकी। उसमें गुण कौन सा विकसित हो जाता है, प्रतियोगिता का गुण या सामर्थ्य का गुण आ जाता है। 5वां देख लीजिए, पहचान या भूमिका वर्ष द्वंद्व 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था की अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा, कार्य सामाजिक कार्यों में लग जाता है, अपनी स्वयं की पहचान बनाने में लग जाता है। उसका गुण क्या है, कर्तव्य निष्ठा है, ईमानदारी है, नेतृत्व है। 6 देख लीजिए, घनिष्ठता वर्सेस अलगाव 19 से 20 35 वर्ष की अवस्था, प्रौढ़ावस्था में आ जाती है लगभग ये। इसमें कार्य क्या है, इसकी अंतःक्रिया करता है समाज के साथ वो। तरुण या प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं इस अवस्था को। इसमें गुण क्या है, इसका गुण है प्रेम या स्नेह आने लगता है बच्चे के अंदर। 7वां वाला, उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता 35 से 55 या 65 वर्ष। इसमें परिवार समाज कल्याण हो जाता है बच्चे का। उसका कार्य क्या है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है। गुण क्या है, इसमें गुण है देखभाल करता है अपने जनों को, मतलब अपने फैमिली का, बच्चों का। और लास्ट में देख लीजिए, ईमानदारी संपूर्णता वर्सेस निराशा की। व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं मूल्यांकन करता है कि उसने इस काल में क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया है। इसमें कार्य क्या है, संपूर्ण जीवन के प्रकाश तले आता है। गुण क्या है, बुद्धिमत्ता का है। ये इसकी 8 थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिश्रम बनाम हीनता। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तुलना कभी नहीं करनी हमें बच्चों की, तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, है एक मानकीकृत परीक्षण है, ये भी सही है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा, मतलब दूसरे के हिसाब से करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस।